वेलकम टू द डायलॉग। आज हम भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि भारत इनोवेशन और निवेश का मतलब एक बड़ा हब बन रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अगला बड़ा ग्लोबल टेक जायंट भारत से निकलेगा, बेंगलोर या मुंबई से? क्या भारत दुनिया की अगली यूनिकॉर्न फैक्ट्री बनने की राह पर है? चलिए, इन्हीं स्रोतों के आधार पर भारत की स्टार्टअप दुनिया के जो मौके हैं, मुश्किलें हैं और भविष्य है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भारत के स्टार्टअप जगत में ये जो जबरदस्त उछाल दिख रहा है, रिकॉर्ड तोड़ वेंचर कैपिटल निवेश आ रहा है ना, खासकर टेक, फिनटेक, एडटेक और हेल्थ टेक जैसे क्षेत्रों में। और यूनिकॉर्न्स की संख्या, यानी वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा है। मध्य 2025 तक भारत इस मामले में अमेरिका और चीन के ठीक पीछे है। ये तो बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। और इसका एक बड़ा कारण है भारत का अपना विशाल घरेलू बाजार। मतलब 1.4 अरब से ज्यादा लोग हैं और वो तेजी से डिजिटल भी हो रहे हैं। सस्ते स्मार्टफोन्स और दुनिया के सबसे सस्ते डेटा ने इस डिजिटल बदलाव को बहुत तेजी दी है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टअप्स अब करोड़ों लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जो पहले मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था। और इसमें सरकारी पहलों का भी योगदान लगता है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। एक खास बात जो सामने आती है वो है फिनटेक क्रांति। यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग ने तो जैसे पैसों के लेन देन का तरीका ही बदल दिया है। बिल्कुल। और ये जो सरकारी डिजिटल ढांचा है ना, जैसे यूपीआई, इसमें फिनटेक इनोवेशन को ऐसी रफ्तार दी है जो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिलती है। ये दिखाता है कि कैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट इनोवेशन का लॉन्च पैड बन सकता है। और इसी वजह से सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि दुनिया भर के निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग भी एक फैक्टर है। और बेंगलोर जैसे टेक हब, जहां इंजीनियरिंग टैलेंट की भरमार है, वो भी इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। और ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत हर साल लाखों स्टेम स्नातक तैयार करता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ, ये टैलेंट पूल तो बहुत बड़ा है। यहाँ कई स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स भी हैं जो कंपनियों को तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। एक दिलचस्प ट्रेंड ये भी दिख रहा है कि कई भारतीय स्टार्टअप्स अब शुरू से ही ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखकर चल रहे हैं, खासकर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी सास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में। ये सब सुनने में तो बहुत सकारात्मक लगता है, पर क्या जमीनी हकीकत भी इतनी ही आसान है? मतलब कुछ चुनौतियां भी होंगी। स्रोत कुछ बड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हैं, जैसे कभी कभी फंडिंग में सुस्ती आ जाती है, जिसे फंडिंग विंटर कहते हैं। मतलब वो समय जब निवेशकों से पैसा जुटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ बड़े स्टार्टअप्स की हालिया सफलताओं ने निवेशकों को थोड़ा सतर्क भी किया है शायद। हाँ, ये बात सही है। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि नियामक अनिश्चितता भी एक बड़ी चुनौती है, मतलब रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, खासकर फिनटेक या ई कॉमर्स जैसे तेजी से बदलते क्षेत्रों में, जहां नियम अक्सर आप कह सकते हैं स्पष्ट नहीं होते या बदलते रहते हैं। इससे स्टार्टअप्स के लिए प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। शहरी इलाकों में टेक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में लॉजिस्टिक्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी वो अब भी एक समस्या बनी हुई है। ये बात तो है। और मुकाबला, कंपटीशन कैसा है? अरे वो तो बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा। अच्छा। साथ ही कंपनियों के लिए अच्छे टैलेंट को ढूंढना और फिर उसे कंपनी में बनाए रखना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। एक और बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि कई स्टार्टअप्स अभी प्रॉफिट से ज्यादा ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। तो उनका बर्न रेट यानी पैसा खर्च होने की रफ्तार, उस पर चिंताएं बढ़ती हैं। एक और पहलू है बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा और इनोवेशन को बाजार तक ले जाने की प्रक्रिया, जिसे गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी कहते हैं। वो अभी भी शायद अमेरिका की सिलिकॉन वैली जितनी परिपक्व नहीं है ना? सही बात है। कई बार नौकरशाही और नियमों का पालन करना भी स्टार्टअप्स के लिए थोड़ा बोझिल हो जाता है। और सफल एग्जिट यानी कंपनी का आईपीओ आना या किसी बड़ी कंपनी द्वारा खरीदा जाना, इसके मौके अमेरिका या चीन की तुलना में अभी भी थोड़े कम हैं। लेकिन यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। चुनौतियां हैं, ये तो साफ है, पर उम्मीद की वजह भी कम नहीं है। जैसे भारत का पूंजी बाजार यानी स्टॉक मार्केट वगैरह अब ज्यादा गहरा हो रहा है, सफल आईपीओज की संख्या बढ़ रही है। इससे निवेशकों को पैसा वापस मिलता है और वो इसे फिर से नए स्टार्टअप्स में लगा पाते हैं। तो एक तरह का पॉजिटिव साइकिल बन रहा है। हाँ, बिल्कुल। और इन स्टार्टअप्स की सोच अब ज्यादातर वैश्विक है। ये चीज सराहनीय है। वे शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और भारतीय स्टार्टअप्स का लचीलापन भी सकारात्मक संकेत हैं। हमने देखा है कि कैसे इन्होंने वैश्विक आर्थिक झटकों का सामना किया है, वो भी काफी मजबूती से।
तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से क्या तस्वीर उभरती है? भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूंजी है, प्रतिभा है और एक विशाल घरेलू बाजार है, ये इसकी बड़ी ताकतें हैं। हाँ, लेकिन जैसा हमने बात की, नियामक अनिश्चितता, फंडिंग के उतार चढ़ाव, प्रतिभा को बनाए रखने की चुनौती और कहीं-कहीं बुनियादी ढांचे की कमी जैसी बाधाएं भी मौजूद हैं। वो भी सच है। फिर भी इनोवेशन की रफ्तार को देखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों में स्टार्टअप्स का उभरना, मतलब सिर्फ टेक ही नहीं, और उनकी वैश्विक महत्वाकांक्षा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत दुनिया का अगला बड़ा स्टार्टअप हब बनने का एक मजबूत दावेदार है। इसमें दम है। यहाँ एक विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है। जैसे जैसे भारत का स्टार्टअप परिदृश्य विकसित हो रहा है, क्या पारंपरिक भारतीय व्यापार मॉडल वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूल होंगे, या फिर एक पूरी तरह से नई व्यावसायिक संस्कृति उभरेगी जो भारतीय मूल्यों और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का एक अनूठा मिश्रण होगी? ये सोचने वाली बात है। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।